Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। आज मैं आप लोग को स्टैटिक जीके का टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें से देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को, और उसको डिटेल से हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको डिटेल से आंसर करेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू द एग्जाम सेना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये रहा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि अमजद अली खान इज कनेक्टेड टू। अमजद अली खान जो वो किससे जुड़े हैं? चार ऑप्शन जवाब, वीणा, सितार, तबला और सरोद। तो जो अमजद अली खान है वो सरोद प्लेयर है। ठीक है, किस चीज का प्लेयर है? सरोद प्लेयर। और सरोद में उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। ठीक है, और देखा जाए तो 1975 में उन्हें सरोद के अंदर में पद्मश्री मिला था। 1991 के अंदर में उन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है और 2001 के अंदर में उसे जो पद्म विभूषण मिला हुआ। यानी जो भारत रत्न छोड़ के ये तीन जो हम लोग का महत्वपूर्ण अवार्ड है वो सारा मिला हुआ। उसके अलावा उसे 1989 के अंदर में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा गुलजार एक डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था अमजद अली खान पे, और वो फिल्म जो है उसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1990 के अंदर में। फिल्म फेयर अवार्ड यानी इस पे बनाया गया था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमजद अली खान पे बनाया गया था। तो ये कौन है? एक सरोद प्लेयर है। ठीक है, कौन? अमजद अली खान। ये जो है यूएसए के अंदर में इन्होंने सबसे पहले अपना कार्यक्रम किया था यूएसए के अंदर में, और वो कार्यक्रम बहुत फेमस हुआ। उसके बाद से जो है वो फेमस होते चले गए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अमजद अली खान किससे रिलेटेड है? सरोद अली खान से। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि एयर कमांडर ऑफ एयर फोर्स इज इक्विवेलेंट टू आर्मी। यानी जो वायुसेना का एयर कमांडर होता है वो जो है आर्मी में किसके बराबर होता है? यानी जो है सेना के अंदर में, यानी जो सेना होता है, आर्मी होता है, वो जो है उसमें किसके बराबर है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, मेजर जनरल या ब्रिगेडियर। तो जो आप देखिए जो एयर कमांडर जो होता है, जैसे हम लोग को अभी पहले भी मालूम था, एक अभिनंदन बोल के जो विंग कमांडर हुआ करता था। ठीक है, वो भी कमांडर होता था। ठीक है, तो एयर कमांडर जो होता है वो नेवल और एयरफोर्स दोनों में यूज किया जाता है। ठीक है, नेवल और एयरफोर्स दोनों में यूज किया जाता है। ये जो एयर कमांडर जो होता है, एयर कमांडर, ये 1 स्टार रैंक होता है। ठीक है, ये 1 स्टार रैंक होता है और सबसे ऑफिसर में सबसे जूनियर रैंक का ये ऑफिसर होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका ब्रिगेडियर का होता है आंसर। ठीक है, ये ब्रिगेडियर जो होता है यानी आर्मी के अंदर जो ब्रिगेडियर होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। तो ब्रिगेडियर इक्वल टू एयर कमांडर। ठीक है, एयर कमांडर यानी ब्रिगेडियर जो होता है वो 1 स्टार रैंक होता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है, लेफ्टिनेंट जनरल ये जो होता है ये 3 स्टार का होता है। ये 3 स्टार पोस्ट होता है। ठीक है, और ये सेकंड जो है, यानी ऊपर से देखा जाए तो सेकंड जो है सबसे हाईएस्ट रैंक होता है। ठीक है, ऊपर से देखा जाए तो सेकंड सबसे हाईएस्ट रैंक होता है। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल। जैसे हम लोग का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो ये जो होता है ये 4 स्टार होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है यानी किसी भी तरह का चीफ होता है, यानी आर्मी स्टाफ या नेवल स्टाफ या एयर स्टाफ, ये जो होता है 4 स्टार रैंक होता है। और अभी हम लोग को देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एक नया पोस्ट बनाया गया, जो हम लोग का बिपिन रावत जी है, पहला चीफ ऑफ, ये भी एक तरह का 4 स्टार पोस्ट है। ठीक है, जितना तीनों जो चीफ है वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो सारा का सारा चीफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, एक मिनट मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हु वाज सन याट सेन। सन याट सेन कौन है? देखिए यहाँ पे सन को सूर्य किया गया, ये सूर्य नहीं होगा। सन यत सेन कौन थे? ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ, यानी चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज रिपब्लिक हुआ करते थे, या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना हुआ करते थे, या फर्स्ट फोटोग्राफर ऑफ चाइना, या ग्रेट पेंटर ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये जो थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द चाइनीज रिपब्लिक हुआ करते थे। चाइना के अंदर में जो पहला जो चाइना जो रिपब्लिक हुआ, चाइना के पहले जो है एक इसमें डिनेस्टी चला करता था, इसका नाम है किंग डिनेस्टी। किंग डिनेस्टी। ठीक है, ये जो है डिनेस्टी जो राज्य थे, डिनेस्टी के आखिरी डिनेस्टी जो हुआ था वहां पे चाइना का, वो किंग डिनेस्टी हुआ था। वहां पर इसको हटाया गया 1911 के अंदर में, एक रिवोल्यूशन चला। ठीक है, जो जिनहाई रिवोल्यूशन बोल था, इसमें वो बहुत ही बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किए। कौन? सन याट से, जिनहाई रिवोल्यूशन में। और उसके बाद में यहाँ पर जो है किंग का जो सिस्टम है उसे खत्म किया गया और चाइना को रिपब्लिक चाइना बनाया गया, यानी गणराज्य जो है वहां पे चाइना को बनाया गया। और इस तरीके से ये जो नेशनल पार्टी ऑफ चाइना जो थे, यानी जो पार्टी थे वहां पे नेशनल पार्टी ऑफ चाइना, यानी कोमोनियन बोल के जो कहा कुमंटन बोल के एक पार्टी हुआ करता था, उसके वो पहले लीडर भी हुआ करते थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक चाइना भी हुआ करते थे। यानी चाइना रिपब्लिक के फर्स्ट
प्रेसिडेंट भी जो थे वो सन याटसेन थे। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग का पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी तरह से चाइना के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो सन याटसेन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सिटी ऑफ डॉन किसे कहते हैं? ठीक है, सिटी ऑफ डॉन, तो सिटी ऑफ डॉन किसे कहते हैं? तो देखिए डॉन का मतलब होता है फर्स्ट साइनिंग ऑफ द सन, यानी सूरज के जो सबसे पहला चमकता है उसे सिटी ऑफ वो डॉन कहा जाता है। तो सिटी ऑफ डॉन जो कहते हैं, यानी डॉन का शहर किसे कहते हैं? उसे कहते हैं औरोविले, पौंडुचेरी के अंदर में है औरोविले, और जो है तमिलनाडु जो है दोनों में ये आता है ये औरोविले। ठीक है, तो देखिए ये जो टाउन है, ये जो सिटी है, ये टाउन जो है वो एक विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर में, और पुडुचेरी के अंदर में, दोनों मिलाकर यहाँ पर आता है। ठीक है, ऑरोविले, और ये जो ऑरोविले जो है एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ऑरोविले जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ऑरोविले, और ऑरोविले जो एक फ्रेंच वर्ड है, और ये जो है ये श्री अरबिंदो के नाम में रखा गया। श्री अरबिंदो जो पौंडुचेरी के अंदर उसका आश्रम भी है, अरबिंदो घोष जो कि गर्म दल के नेता हुआ करते थे, बाद में जो ये साधु बन गए और जो है अपना आश्रम जो है पुडुचेरी के अंदर में खोल गए। तो और इसमें दो लफ्ज से मिलकर बना ऑरोरो विले। ठीक है, ऑरोरो विले, ऑरो का मतलब होता है डॉन और विले का मतलब होता है सिटी। ठीक है, ऑरो विले जो होता है ऑरो विले, तो ऑरो का मतलब होता है डॉन, और इससे भी जो अरबिंदो घोष से भी मिला के बनाया गया। तो ये जो सिटी ऑफ डॉन कौन है? ऑरो विले, इसका आंसर हो जाएगा जो पुडुचेरी के अंदर में। ऊटी की अगर बात की जाए तो ऊटी एक फेमस हिल स्टेशन है। ठीक है, ऊटी फेमस हिल स्टेशन है। कौन से पहाड़ का? नीलगिरी माउंटेन का फेमस हिल स्टेशन है, जिसे ऊटी को हम लोग क्वीन ऑफ द हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसे निक नेम में क्वीन ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ द हिल्स, और ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के नीलगिरी माउंटेन के ये हिल्स है। ठीक है, कोडाई कनाल की बात की, ये भी एक फेमस हिल स्टेशन है, और ये जो डिंडीडुगल डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, डिंडीडुगल, वहां के वो जो है डिंडीडुगल डिस्ट्रिक्ट में कोडाई कनाल पड़ता है, और इसका कोडाई कनाल का जो मीनिंग होता है द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इसका मीनिंग होता है कोडाई कनाल का गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जो है फॉरेस्ट का गिफ्ट कहा जाता है। और इसे जो है कोडाई कनाल को प्रिंस ऑफ द हिल भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ द हिल स्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी हिल स्टेशन का जो प्रिंसेस है, राजा है, उसे भी कोडाई कनाल को कहा जाता है। और कन्याकुमारी जो है हम लोग का मेन लैंड है, यानी जो इंडिया है, इस तरह से इंडिया जो है, इसका जो यहाँ पर जो आखिरी हिस्सा है वो कन्याकुमारी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग आइलैंड को अगर ले ले तो वहां पर आपका इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, लेकिन मेन लैंड जो है वो कन्याकुमारी में पड़ता है, और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु का कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये पड़ता है। और कन्याकुमारी को द लैंड्स ईस्ट भी बोला जाता है, द लैंड्स एंड, क्योंकि इंडिया का सबसे आखिरी मतलब वो सिटी है, इसलिए लैंड एंड भी बोला जाता है। ठीक है, लैंड एंड, तो याद रखिएगा इस तरीके से पूछ सकते हो, द लैंड एंड किसे कहा जाता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। तो सिटी ऑफ द डॉन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि द डांस यक्षगान, नृत्य है यक्षगान कहाँ का है? तो ये जो 4 ऑप्शन है, कर्नाटका, केरला, मणिपुर और असम। तो यक्षगान जो डांस है वो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पड़ता है, खासकर यहाँ पर जो है ये जो डांस किया जाता है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उसके बाद भी ये जो है केरला के अंदर में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कसरगोड। ठीक है, कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में भी जो है ये डांस जो है किया जाता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो आपका शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के केरला में, कर्नाटका में किया जाता है। ठीक है, ये कर्नाटका में, तो इसका आंसर आपका कर्नाटका होगा, लेकिन केरला में भी ये डांस किया जाता है। ठीक है, लेकिन आंसर आपका कर्नाटक होगा, तो कर्नाटक में ज्यादा ये फेमस है, केरला में बहुत कम इसकी डांस जो की जाती है। ठीक है, ये जो डांस अच्छा है ना, ये एक्चुअली लॉर्ड जो ये है लॉर्ड गणेशा जो है उसके ऊपर किया जाता है, यानी लॉर्ड गणेशा को सामने रखकर ये डांस किया जाता है, यानी लॉर्ड गणेशा से प्रे जो होता है वो प्रे के तौर पर ये जो डांस किया जाता है, कौन? ये यक्षगान। ठीक है, अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका का जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, कर्नाटका के सीएम है ये बीएस येदियुरप्पा जी है, और कर्नाटका के अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो वाजुभाई वाला जो यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला का कैपिटल हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, और केरला के जो सीएम है वो आपका कौन हो जाएगा? केरला के पिनराई विजयन हो जाएगा, और केरला के अगर गवर्नर की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा केरला का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम बहुत फेमस है। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो उसका जो कैपिटल है वो इम्फाल हो जाएगा। अगर मैं सीएम की बात करूं
तो सीएम से कौन हो जाएगा, एन बीरेन सिंह, और जो कि एक पत्रकार भी रह चुके, फुटबॉलर भी रह चुके हैं। और यहाँ की अगर मैं गवर्नर की बात करूँ तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर है। और नजमा हेपतुल्ला कौन है, ये वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी है। और लास्ट में असम की बात करूं तो इसका जो कैपिटल है, बहुत कंफ्यूज होता है, गुवाहाटी होता है, बहुत आदमी लोग कहते हैं, लेकिन दिसपुर हो जाएगा इसका कैपिटल। अगर मैं सीएम की बात करूं तो सीएम हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। और मैं अगर इसके गवर्नर की बात करूं तो इसके गवर्नर हो जाएगा जगदीश मुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं और अपना छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि हु वांटेड टू बिल्ड टेम्पल फॉर भरता, यानी भरता जो है, भरता टेम्पल है, वो जो है किसने प्रयास किया था कि भरता माता का टेम्पल बनाया जाए। ठीक है, तो ये देखिएगा एक मद्रास के यानी सुब्रमण्यम शिवा इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुब्रमण्यम शिव जो इसका आंसर हो जाएगा, ये मद्रास के पहले व्यक्ति है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है जिसे जो है सेडिशन चार्ज में जेल के अंदर में डाला गया था ब्रिटिश ने। ठीक है, तो ये फर्स्ट व्यक्ति है जो इम्प्रिजन हुए थे ब्रिटिश में। ठीक है, जेल के अंदर में किस चार्ज में, सेडिशन चार्ज में। इन्होंने एक जो है ये सोचा था कि भारत माता का एक टेम्पल बनाया जाए, जिसके लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुब्रमण्यम, इसका नाम है चिन्ना मट्टू जी जो थे, वो 6 एकड़ लैंड दिए थे इस टेम्पल को बनाने के लिए, लेकिन वो टेम्पल नहीं बन पाया। और अभी भी जो है वो टेम्पल सही से बन नहीं पाया। और इसमें जो है ऑपोजिशन कभी जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर इल्जाम भी लगाया करती है, उस पर प्रति आरोप भी चलते रहता है। ठीक है, जब जयललिता थी तो ये जो मुद्दा बहुत गरमाया था कि भरता माता टेम्पल बनाया जाए। तो आप याद रखिएगा, जो भरता माता एक टेम्पल तो वाराणसी के अंदर भी बनाया गया, भरता माता टेम्पल। ठीक है, भरता माता टेम्पल वाराणसी के अंदर भी बनाया गया। ठीक है, लेकिन जो इसको जो बनाने के लिए जो साउथ इंडियन में यानी मद्रास के अंदर जो बनाने का जो प्रयास किया जा रहा था, वो सुब्रमण्य शिवा के जरिए किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं और अपना 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि रशिया का जो फेडरल स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है। देखिए, हर कंट्री का एक फेडरल एजेंसी होता है, यानी जो एयर स्पेस के अंदर में जो हम लोग जाते हैं, जो यानी दुनिया स्पेस से बाहर जो दूसरे ग्रह वगैरह में जो होता है, उसके बारे में हर कंट्री जो है, मतलब जो बड़े बड़े जो कंट्री है, बड़े बड़े कंट्री का मतलब जो मॉडर्न कंट्री और जो डेवलप कंट्री है, तो वो अपना एक स्पेस एजेंसी है। तो इस तरीके से रशिया का फेडरल एजेंसी जो है बहुत पुराना है। और पहले जो है रशिया और यूएसए के अंदर में स्पेस लड़ाई बहुत लड़ा गया है। ठीक है, वो अपना एक रॉकेट अगर लॉन्च कर रहा है स्पेस के अंदर में, तो ये भी अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इस तरीके से रशिया और यूएसए के अंदर में बहुत जो है पहले जो स्पेस वॉर बहुत चल रहा था। और यही वजह था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर भी, यही वजह एक बना था सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी। तो रोसकॉस्मोस जो है वो रशिया का फेडरल एजेंसी है। रोसकॉस्मोस, आर से रशिया हो जाएगा और आर से रोसकॉस्मोस याद रखिएगा। तो आईएसए जो है वो कौन है, वो स्पेस एजेंसी नहीं है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी वो कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो आता है, वो सारा का सारा कंट्री इसके मेंबर है। तो 121 मेंबर जो वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर है। और 2015 में जो हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो थे, उन्होंने ये इनिशिएटिव दिया था कि हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम लोग को सूरज के जो किरण है उससे जो एनर्जी पैदा होती है उस पे हम लोग को ज्यादा निर्भर होना चाहिए, ना कि फ्यूल एनर्जी पे निर्भर होना चाहिए। तो फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये सुझाव दिया गया था। बाद में ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनकर उभरा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है और इंडिया के गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहाँ पे पड़ता है, वो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस पड़ता है। जक्सा की बात की जाए तो जक्सा एक स्पेस एजेंसी है, किसका है, जापान का। अगर पूरा मैं बात करूं तो जापान एरोस्पेस, एक से जो है एक्सप्लोरेशन और ए से है एजेंसी हो जाएगा। जापान जो है जापान एरोस्पेस, एक से एक्सप्लोरेशन और ए से एजेंसी हो जाएगा। और सीएनएसए जो है, सीएनए से जो है वो जो है किसका है, ये चाइना का। और इसका फुल फॉर्म जो हमेशा पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, चाइना नेशनल जो है स्पेस। और ये ए वाला जो बहुत कंफ्यूज करता है, ये होगा एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि एजेंसी होगा। तो जब सीएनएसए का लास्ट वाला जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ना कि एजेंसी होगा। फिर से बता दो को, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
और अपना 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर में दिया गया है कि हु वाज मिची लैंगेलो। मिची लैंगेलो जो माइकल एंजेलो जो थे वो कौन थे? तो ये ग्रेट एक्टर थे, ये हिस्टोरियन थे, ये स्कल्पचर थे, ये यानी महान मूर्तिकार, इतिहासकार, ये अभिनेता क्या थे? तो ये जो थे, ये जो माइकल एंजेलो, ये ग्रेट स्कल्पटर थे, यानी मूर्तिकार थे, यानी एक तरह का मूर्ति वगैरह बनाया करते थे, पेंटिंग वगैरह भी किया करते थे। तो ये अपने काल के बहुत बड़े पेंटर माने जाते थे और ये जो थे ये इटली से इनका ताल्लुक था, इटली से वो बिलोंग करते थे। तो ये इटालियन स्कल्पचर थे, ठीक है, और ये अपने काल के बहुत बड़े स्कल्पचर माने जाते थे। इनके दो जो है, एक पीटा और डेविड जो है, इनके बहुत दो जो वर्क्स है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है, पीटा और डेविड। तो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ पूरा, पीटा एक और डेविड जो है, ये इसके दो कार्य है, दो वर्क्स है जो बहुत ही फेमस है स्कल्पचर के दुनिया में, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ और आगे अपना देख लेता हूँ वो कौन सा है। तो आगे जो है वो 9 नंबर है। उस क्वेश्चन बोला कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन है, यानी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का कौन है? तो वो जो है 4 ऑप्शन है, अन्नी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और दुर्गा बनर्जी। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर होगा, ये होगा आपका सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो थे वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया थे। सरोजिनी नायडू की अगर मैं बात करूं तो इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत के कोकिला, भारत के कोकिला, हिंदी में भारत के कोकिला भी इसे कहा जाता है। सरोजिनी नायडू की बात करूं तो ये 1925 के अंदर में आईएनसी का कानपुर सेक्शन के अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कौन सा सेक्शन? कानपुर। और पहली भारतीय महिला जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी है वो कोई और नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू की मैं बात करूं तो सरोजिनी नायडू जो थे 1917 के अंदर में एक एसोसिएशन भी, एक गठन को भी ऑर्गेनाइज किया था, स्टैब्लिश किया था, उसका नाम था वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन को कौन स्टैब्लिश किया था? वो सरोजिनी नायडू ने ही किया था। और 1930 के अंदर में सॉल्ट सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था, सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1905 के अंदर में वो जब 12 साल की उम्र में थे तो एक वो प्ले लिखी थी जिसका नाम था महर मुनीर। तो महर मुनीर जो है बहुत फेमस बना, प्ले जो है बहुत फेमस हुआ और इसमें जो है उसे एक स्कॉलरशिप मिला। जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने उसे बहुत पैसा दिया, निजाम ऑफ हैदराबाद, और वो बाहर जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर यहाँ पर इंडिया में आई, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो है ये हैदराबाद के तेलंगाना अभी जिसमें है वहां के ये बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी इसकी माँ जो थी वो बंगाली फैमिली से हुआ करती थी, लेकिन रहती थी कहाँ? निजाम हैदराबाद के तरफ में। और मैं बात करूं तो ये जो है 1949 के अंदर में ये इनका कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट अटैक से जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ, यानी हार्ट अटैक से इसकी निधन हो गया, मृत्यु हो गई। कहां पर? मतलब ऑफ डाइन हार्नेस, एक इंग्लिश में मुहावरा है, डाइन हार्नेस का मतलब होता है कि अगर आप कार्यकाल में मर जाते हैं, कोई ऑफिस में मरते हैं तो वो डाइन हार्नेस हो जाता है। तो ये जो है अपने गवर्नर की जो गवर्नर के पोस्ट में ही जो है उनका निधन हो गया। 1947 से 1949 तक वो जो है इनका निधन हो गया। और महात्मा गांधी के मरने के कुछ दिन बाद, मतलब 1 साल बाद जो है उनका निधन हुआ और उनको बहुत सदमा में पहुंचा महात्मा गांधी के। और सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी से बहुत मतलब करीबी माना जाता है और इसे गांधी का मिक्की माउस भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को गांधी का मिक्की माउस भी कहा जाता है, ठीक है। और 1920 के अंदर में एक और चीज है कि सरोजिनी नायडू को एक अवार्ड मिला था ब्रिटिश की तरफ से, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का एक अवार्ड भी मिला था ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि एक प्लेग हुआ था वहां पे, बीमारी चला था, इसमें वो बहुत ही अच्छा काम की थी, जिसके वजह से इसे ये अवार्ड जो है टाइटल दिया गया, ठीक है। और इसकी मशहूर जो प्ले है वो याद रखिएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है एक मशहूर इसकी प्ले भी है। तो पूछ सकता है गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है, तो वो आप बताइएगा सरोजिनी नायडू की है। अपना आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि टू विच कंट्री डिड डॉक्टर अन्नी बेसेंट बिलोंग। तो डॉक्टर एनी बेसेंट जो है उसका संबंध किस देश से था? तो 4 ऑप्शन है, इंडिया,
इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आंसर होगा वो स्कॉटलैंड, ठीक है, यानी आयरिश कहा जाता है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो है वो उस टाइम जो थी वो स्कॉटलैंड से ही वो जो है अन्नी बेसन बिलोंग करते थे। अन्नी बेसन की अगर मैं बात करूं तो अन्नी बेसन को 1917 के अंदर में 1917 के अंदर में आईएनसी के अध्यक्ष बनाया गया और 1917 के अंदर में, और ये पहली महिला है जिसे आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन अगर हिंदुस्तानी महिला की बात की जाए तो नाम आएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर महिला की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ महिला की बात की जाए, तो वो नाम आएगा अन्नी बेसेंट की। और ये कौन सा सेक्शन में बनी थी? कैलकाटा सेक्शन में। लेकिन सरोजिनी नायडू कौन सा सेक्शन में बनी थी? वो आपका कानपुर सेक्शन के अंदर बनी थी। और ये एक ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट बोले करते, क्योंकि स्कॉटलैंड जो ब्रिटिश का ही पार्ट हुआ करता था और वो ब्रिटिश की, वो इंग्लैंड की जो है वहां की एमपी भी हुआ करती थी। बाद में वो हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान में आने के बाद में वो प्रेसिडेंट बनी किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की, जिसका हेडक्वार्टर मद्रास के अड्यार के अंदर में था। यानी इसको बनाने वाले तो मैडम एच बालाभट्ट जो है उसको बनाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी को। लेकिन इंडिया के अंदर जो हेडक्वार्टर जो था मद्रास के अड्यार में, उसकी प्रेसिडेंट ने बनी थी और ये प्रेसिडेंट बनी थी 1907 के अंदर में। और 1917 के अंदर में उसे ब्रिटिश ने एक सेडिशन चार्ज में उसे अंदर कर दिया गया, किसे? अन्नी बेसेंट को। और फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया प्रोटेस्ट के अंदर में, और जो है इसने भी भाग लिया, आईएनसी, दोनों मिलकर जो है प्रोटेस्ट किया। उसके बाद में सितंबर के अंदर में इसे राहत फ्री कर दिया गया। सितंबर के अंदर में से जो है फ्री कर दिया गया। सितंबर के अंदर में से फ्री कर दिया गया। और फिर जो है दिसंबर के 1917 के अंदर में इसको जो है अध्यक्ष बनाया गया आईएनसी का, ठीक है। और जो सरोजिनी नायडू जो है इसके ही मदद सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ये दोनों मिलकर जो है हिंदू कॉलेज का स्थापना भी किया। इस्टेब्लिश जो थी हिंदू कॉलेज का जो बनारस के अंदर में मदन मोहन मालवीय और उसके साथ में जो कोऑपरेट किया गया डॉक्टर अन्नी बेसेंट ने किया, ठीक है। और कहा जाता है कि डॉक्टर अन्नी बेसेंट जो है 300 बुक जो है वो लिख चुकी है। 300 बुक के जो ऑथर है वो जो है सरोजिनी नायडू है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छा से विस्तार के साथ मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को बताया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक का रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। तो और मेरे इस चैनल एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए, जैसे मुझे मोटिवेट मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।